अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. जातिगत जनगणना के आंकड़े अब पब्लिक हो गए हैं। 2 अक्टूबर को सारे नंबर्स बाहर आए। नीतीश कुमार, जैसा हमने पहले भी कहा, बड़े खुश हैं, अपने इस मूव से बड़ा कॉन्फिडेंस एक्सयूड कर रहे हैं। उनके पीछे इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल हैं, उनकी जहां जहां सरकारें चल रही हैं, वो अपने यहाँ कास्ट सेंसस की बात करने लगी हैं। इस तरह के वादे अब होने लगे हैं कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम कास्ट सेंसस करवा देंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि कास्ट सेंसस के जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, वो किस पैटर्न की ओर संकेत कर रहे हैं, कि बिहार की पॉलिटिक्स को किस तरह अफेक्ट करेंगे और नेशनल पॉलिटिक्स में हम इसका किस तरह का असर देखेंगे, इसे समझने का प्रयास करना चाहते हैं। और इस प्रयास के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मेहमान हमारे राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टेलीविजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे मेहमान हमारे संतोष सिंह जी हैं, पटना से हमसे जुड़े हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं, द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के ऑथर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और बिहार में रह के लगातार वहाँ की पॉलिटिक्स पे लिखते रहते हैं। उनके हवाले से बिहार के डेवलपमेंट्स हम तक पहुँचते हैं। तीसरे मेहमान हमारे अनिल चमाड़िया सर हैं, एक जनरेशन है पत्रकारों की जिनको सर ने पढ़ाया है, कमेंटेटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जन मीडिया और मास मीडिया नाम से मैगजीन भी निकालते हैं, जहां पे मीडिया से रिलेटेड इश्यूज नियमित रूप से डिस्कस होते रहते हैं। अगली मेहमान हमारी मनीषा प्रियम मैम हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रिसर्च करती हैं, एकेडमिक्स की दुनिया से आपका ताल्लुक है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से आपने डॉक्टरेट किया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ योगेश मिश्रा सर भी जुड़े हैं लखनऊ से, आउटलुक के ब्यूरो चीफ रहे हैं और एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ ट्रैक के। हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सर, अब हम आपके पास आना चाहते हैं, हम इसके नैरेटिव वाले पार्ट पे बात करना चाहते हैं। हमने देखा है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव की लड़ाई में आगे रही है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो। नैरेटिव बीजेपी सेट करती है और फिर बाकी पार्टीज को अग्री या डिसएग्री होने वाले गेम में पड़ना पड़ता है। उनके अंदर एक तरह की हम असहजता देखते हैं कि हम अब इस विषय पे कहाँ बैठे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई गेस किसी विपक्षी पार्टी ने, केंद्र की राजनीति के अगर आप हिसाब से देखेंगे, तो उन्होंने नैरेटिव एक ऐसा सामने खड़ा किया है जैसा राजद और जदयू ने, कि जो उनका महागठबंधन है, उन्होंने कास्ट सेंसस से एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया है जिसने बीजेपी को थोड़ा सा असहज किया है। क्या आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, एक बात तो तय है कि पहली बार, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत दिनों के बाद कही है, पहली बार नहीं लेकिन बहुत दिनों, बहुत महीनों के बाद ऑपोजिशन ने एक ऐसी चीज लोगों पर लाई है जिस पर बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया, जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि हमने कहा सर्वे किया है 63% ओबीसी है, तुरंत प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि ये लोग कास्ट सेंसस के जरिए हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन एक आइडिया तो आगे आ गई और इस आइडिया को नीतीश कुमार जी तो पहले से आगे ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी के करीबी मुझे कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि ज्ञानी जैल सिंह, पुराने हमारे राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने नीतीश कुमार को 1990 में कहा था कि अगर आपको वाकई सामाजिक कल्याण करना है, बदलाव करना है, तो आपने ये जाति गणना, जनगणना के पक्ष में रहना चाहिए, करनी चाहिए, ताकि आपका जो हिस्सा है आपको मिले। तब नीतीश जी दिल्ली में उनसे मिले थे, ये 90 की बात है। तब से नीतीश कुमार लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे। लेकिन जब वो बीजेपी में थे, सुशील मोदी और अन्य नेता, ये कहा जा रहा है उसके पक्ष में थे, लेकिन बाकी जो बीजेपी नेता और आरएसएस जो थी वो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थी, यानी एक आम राय नहीं बन पाई। अब नीतीश कुमार चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस की बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, ये क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। कांग्रेस जब मंडल आंदोलन हुआ उसके खिलाफ हुई थी, जो पहले जब आंदोलन हुआ राजीव गांधी वगैरह इसके खिलाफ हुए थे, वीपी सिंह के खिलाफ थे, आरक्षण के खिलाफ थे। और कांग्रेस उस समय ओबीसी वोट का महत्व नहीं समझ पाई। आप कह सकते हैं वो अपर कास्ट और दलित मुस्लिम की राजनीति कर रही थी, लेकिन ओबीसी की जो बढ़ती जो ताकत थी उसको समझ नहीं पाई। अब 2010 में वीरप्पा मोइली जब वो कानून मंत्री थे, उन्होंने ये पेशकश, एक चिट्ठी लिखकर कहा कि जब जनगणना होगी
उस पे जाति जनगणना होनी चाहिए, उस पे सोशल इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि 1 घंटे तक कांग्रेस उस कैबिनेट मीटिंग में, मनमोहन सिंह के कैबिनेट मीटिंग में बहस चली इस पर, जिसमें वीरप्पा मोइली ने इसका पक्ष रखा। दूसरी तरफ चिदम्बरम जी थे और कुछ अन्य कांग्रेस नेता थे जिन्होंने कहा कि इससे समाज बढ़ जाएगा। जो आज मोदी जी कह रहे हैं वो 13 साल पहले कांग्रेस के प्रमुख कुछ मंत्री कह रहे थे कि हमें लगता है कि अगर ये जाति जनगणना जनता के सामने आती है तो इससे समाज बढ़ जाएगा। और उस बहस में हालांकि ये सोशो इकोनॉमिक सेंसस हो रहा था, कास्ट सेंसस हो रहा था, लेकिन उसके फाइंडिंग्स यूपीए 2 सरकार ने पब्लिक नहीं किए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 8 साल तक, 9 साल तक मोदी सरकार ने भी इस पर कोई पुश नहीं की। अब नीतीश कुमार जी को एक मौका मिला है कि हम इस पर अग्रसर रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, राहुल गांधी ने इसको पूरी तरह से एम्ब्रेस किया कि कहा हम भी आपके साथ हैं इस पर। और ये अब नहीं, कर्नाटका के चुनाव में आप देखेंगे उन्होंने ये बात पहली बार कांग्रेस के किसी नेता ने उठाई कि जितनी संख्या उतनी हिस्सा। और ये कहां से आई है मालूम है? सुनील कानोगुलू, जो कांग्रेस के नए इलेक्शन एनालिस्ट बने हैं, चुनाव पूरी तरह से संभालने का जिम्मा उनको दिया है। उन्होंने राहुल गांधी और उनके कुछ करीबी से बात की और कहा कि जब तक हमको ओबीसी वोट नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस खास करके हिंदी भाषिक राज्यों में उभर कर नहीं आ सकती। तो हमको पूरी तरह से ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने बात मान ली और फिर कर्नाटका में उन्होंने पहली बार ये बात आगे रखी। बीजेपी को लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, क्योंकि उनके पास करीब 27 मंत्री हैं जो ओबीसी हैं, जो लोअर ओबीसीज है उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से समर्थन दिया है, तो उनको लगता है देखिए कांग्रेस भले ही ये कास्ट सेंसस की बात करे, नीतीश जी करे, लेकिन असली ओबीसी चेहरा तो हमारा है। हम ओबीसी पार्टी बन गए हैं। कांग्रेस से ज्यादा हमारे पास, कांग्रेस के पास तो केवल 52-53 एमपी है, हमारे पास करीब 90 ओबीसी एमपी हमारे पार्टी में है, पार्लियामेंट में है। तो इसलिए बीजेपी ने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब जो रिएक्शन दिया है वो आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं बीजेपी जान गई है कि कांग्रेस इसको आगे बढ़ाना चाहती है, इंडिया अलायंस इस बात को आगे रखना चाहता है। मुंबई की जब मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, तब भी ये बात आगे रखी गई थी। ममता बनर्जी ने अपोज किया था, ममता बनर्जी ने कहा था कि नहीं। पर ओवरऑल आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मुद्दा उठा है जिससे विपक्ष को हेडलाइन ग्रैब करने का मौका मिला है और बीजेपी को इस समय उसका रिएक्शन देना पड़ता है। सर, हम एक और छोटा कमेंट आपसे लेना चाहते हैं। जैसे आपने भी इस बात को अंडरलाइन किया कि जब कांग्रेस, जो कि आज वो हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं इंडिया अलायंस के साथ में, वो महागठबंधन के भी समर्थन में, जब उन्होंने बिहार में ये किया, लेकिन जब वो पावर में थे उन्होंने सेंसस करा के भी उसको रिलीज नहीं किया उनके जगह, और उनके खिलाफ जो पार्टी थी आज वो सत्ता में है, उनके पास वो डेटा गया, उन्होंने रिलीज नहीं किया, अगला सेंसस आपका हुआ ही नहीं है। इसका मतलब एक ऑकवर्डनेस दोनों पार्टीज को देखने को मिली या समझ में आई। जब जब वो सेंटर में गए तब उनको समझ में आया कि विपक्ष में बैठ के जातिगत जनगणना की बात करना आसान है, लेकिन सत्ता में रह के उसे करवाना या उस डेटा को रिलीज करना एक मुश्किल चीज है। नीतीश कुमार ने एक दूसरे रास्ते से उस काम को करने की कोशिश की कि ठीक है, आपका जो सेंसस होता है देश का वो एक अलग चीज रह गई, हम अपने स्टेट में करा के अपने स्टेट के आंकड़े रिलीज कर देते हैं। क्या इसकी फिजिबिलिटी है कि अब इसको एक प्रेसिडेंस मान के बाकी स्टेट्स भी अपने यहाँ इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट कराएं? इस सिमिलर एक्सरसाइजेस हुई हैं, ओडिशा में हुआ है, बाकी स्टेट्स में हुआ है, लेकिन वो कभी इतने एग्जॉस्टिव नहीं रहे और इतने बढ़िया टेबल्स लेकर के वो कभी सामने नहीं आए। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जब नैरेटिव की कमी है विपक्ष के पास में, ऐसा कोई एक बड़ा मुद्दा उन्हें मिलता नहीं है, जैसा आपने भी कहा, टू ग्रैब हेडलाइंस, वो अपने यहाँ जहां जहां संभव है वो इस तरह के सेंसस कराएं और फिर वो एक प्रेशर बिल्डअप हो, जो भी सेंटर में आए, चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो, और उसे कराना पड़े? देखिए, ये हर राज्य की परिस्थिति अलग है।
ये जो है एक पॉलिटिकल बॉम्ब है। हर राज्य की राजनीति अलग है। मैं महाराष्ट्र में इस समय हूं, हमारी मुंबई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुई, हमने हर नेता से पूछा और सब पार्टी आए थे और सब पार्टियों ने पब्लिकली कहा कि हाँ हम भी चाहते हैं कि एक कास्ट सेंसस हो। पब्लिकली वो कहते हैं, प्राइवेटली जब उनसे बात कहते हैं वो डर गए, क्योंकि देखिए यहां भी क्या हो रहा है, मराठा समाज में बड़ा आंदोलन शुरू एक बार फिर हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से जो मराठा कमजोर है उनको भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन आरक्षण देना चाहिए। धनगर समाज जो है वो चाहता है कि ओबीसी में समाज में हमें एक अलग रिजर्वेशन हमारे लिए दिया जाए। और ये धनगर समाज भी बहुत पावरफुल है। हम मराठा पर महाराष्ट्र में ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन धनगर समाज पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो उन पर भी उनका भी दबाव है। इस दबाव की राजनीति में सब नेता डर गए हैं कि कल अगर ओबीसी का सर्वे आ जाए और महाराष्ट्र में कल ये पता चले कि यहां भी बहुत संख्या में ओबीसी है, मराठा जो है हम समझते हैं मराठा कुणबी 30% से ज्यादा है, अगर उनकी संख्या कम निकले तो क्या ओबीसी समाज और दबाव डालेगा कि हमारी 27% की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाइए। तो कई नेता जो पब्लिकली आज कह रहे हैं कि हाँ हम नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है हम अपने राज्य में भी करना चाहते हैं, लेकिन उनमें डर भी है कि हम किस लेवल तक जाएंगे और अगर आंकड़े लोगों के सामने रखे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। खास करके मुझे लगता है हर राज्य में जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में जाने जाते हैं जी, लेकिन उन पर क्या असर होगा, इसलिए मुझे लगता है बचकर रह रहे हैं। बहुत कम राज्य है जो तुरंत तैयार है। कांग्रेस, यही तो चुनौती है निखिल, कि कांग्रेस जो कह रहा है वो अपने राज्यों में क्यों नहीं तुरंत अमल करती। कर्नाटका में कर दीजिए, यही तो हरिप्रसाद जी ने कहा। क्यों? क्योंकि हरिप्रसाद जी वो नेता है कांग्रेस के जिनको धीरे धीरे किनारे किया गया है, तो वो अपनी राजनीति बना के लिए कह रहे हैं सिद्धरामैया से, आप तो ओबीसी समाज से आते हैं, आप ये कास्ट सेंसस हमारे राज्य में कर लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर लीजिए। अब डर ये है कि उसमें मुख्यलिंगा कितने, लिंगायत कितने, कुर्मा कितने, एक बार अगर जनसंख्या बाहर निकले तो दबाव अलग अलग तरीके से होंगे। तो कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके एक भरा हुआ संदूक हवा में उछाल दिया है। अब उनके विरोधी या जो विपक्ष में उनकी पार्टियां हैं, उनके साथी हैं, वो इसे पकड़ेंगे तो हाथ टूटेंगे और अगर नहीं पकड़ते हैं तो उनके पांव टूट सकते हैं। जाति एक अनिवार्य सब्जेक्ट है भारतीय राजनीति का, कोई भी पार्टी इससे ऊपर या बाहर नहीं है, लेकिन अपने अपने हिसाब से हर कोई जाति की राजनीति करता आया है। संतोष जी, इसके जो बेसिक्स हैं उससे हमारे दर्शक अब तक के परिचित हो गए हैं कि कब संकल्प लिया गया, उस वक्त जब संकल्प लिया गया तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां साथ में थी, तब कौन विपक्ष में था, अब कौन विपक्ष में बैठा हुआ है, और वो सारी बातें इसलिए पीछे छूट गई हैं क्योंकि तमाम केसेस जो पटना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, उसके बावजूद अब एक जो बड़ा फैक्ट है वो यही है कि बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं 2 अक्टूबर के रोज। अब बाकी लोग समझें कि उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है। आपने एंटिसिपेट किया था ये? हाँ, एंटिसिपेट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि एंटिसिपेशन के कुछ पहले हुआ। जैसे कि पहले चीफ मिनिस्टर ने इशारा किया था कि हम लोग पहले इसको असेंबली में टेबल करेंगे, लेकिन चूंकि अभी विंटर सेशन दूर है और अभी उनको स्पेशल सेशन बुलाना पड़ता, तो जो उसके ऑपरेटिव डेटा हैं वो उन्होंने रिलीज कर दिए। मतलब जिसका जो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द डाटा है, अभी हमने जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या स्थिति है, वो हमें अभी भी पता नहीं है। लेकिन जो फिगर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर राजनीति हो रही है और जिस फिगर को लेकर के वो अपोजिशन को बैकफुट पर डाल सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को वो मजबूत कर सकते हैं, वो सारे नोडल फिगर्स उनके आ गए हैं। तो ऑफकोर्स मैंने एंटिसिपेट तो किया ही था, क्योंकि जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि उसको अपहेल्ड कर दिया तो उसकी 1 महीने के अंदर में कंप्लीट हो गया। और जो उसके माइनर डाटा प्रोसेसिंग थी, हमको लगता है कि मिड सितंबर तक में सारे डेटा इनके कंप्लीट हो चुके हैं। उस 17 क्वेश्चंस के फॉर्मेट थे, उसके आधार पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, कास्ट वाइज 216 कास्ट की जो लिस्ट है वो आपको ऑलरेडी पता है ही, आप ऑलरेडी ब्रॉडली डिस्कस कर ही चुके हैं, वो पता है जी।
सर मैं आगे हम जाएं और इसके जो बड़े इसके मीट्रिक सामने आए हैं उस पर चर्चा करें, उससे पहले संतोष जी आप ही से जानना चाहता हूं कि एक पहले दिन से ही रादर हम देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर की शाम से शुरू हो गया था। कुछ गुट हैं बिहार में जिन्होंने इसके प्रोसेस पर आपत्ति जताई है, जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर आपत्ति जताई है। हम उसकी पॉलिटिक्स में न जाते हुए पहले जानना चाहते हैं कि आपका जो अपना अनुभव है, जो आपने जिस तरह की सूचनाएं आप तक पहुंची, आप पटना में हैं, जो प्रोसेस इसके लिए अपनाया गया था, जिस तरह से सर्वे हुआ, जिस तरह से घरों को इनुमरेट किया गया, जिस तरह से क्वेश्चनर तैयार हुआ, वो कितना आपको, उसको आप 10 में से क्या रेटिंग देते हैं, जो क्वालिटी ऑफ सर्वे है उसे? मैं रेटिंग अवॉइड करूंगा, रेटिंग नहीं दूंगा। मैं एज ए रिपोर्टर मैं अपना अनुभव साझा करूंगा। जी सर। मैं जब इसका जो सेकंड फेज का सर्वे, फर्स्ट फेज का भी किया था पटना में, सेकंड फेज का जाके नालंदा में किया था, मुख्यमंत्री का गांव ही कल्याण बिगा किया था, उसके बाद फिर बिहार शरीफ में चला गया था। तो मुझे एक जो ब्रॉडली जो समझ में आया कि लोग अपना इकोनॉमिक कंडीशन मैसिवली अंडर प्ले कर रहे हैं। अच्छा। पक्के का मकान है और अपनी आमदनी 6,000 बता रहे हैं और उनका तर्क ये है कि हम कम बताएंगे तब हमको मिलेगा। ये अक्रॉस द बोर्ड यही लॉजिक सब लोग दे रहे थे और चूंकि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं तो मुझको लगता है कि इस सर्वे का जो इकोनॉमिक पार्ट होगा वो ऑथेंटिक नहीं होगा। उसमें आराम से आप 20-30% उसमें ऐड कर सकते हैं। एक ये पार्ट था और दूसरा पार्ट था कि कुछ जगह अक्रॉस द बोर्ड जो हम बात करते हैं बहुत संवाद सूत्रों से और मेरे भी अपने अनुभव हैं, कुछ घर छूट गए हैं जो कि सीएम ने बहुत ग्रेसफुली कहा कि हम कोई जो आपत्ति करेंगे, जो ऑब्जेक्ट करेंगे, डीएम से मिलकर उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। इतने बड़े लेवल पर ये अगर सर्वे हुआ है तो कुछ छूटा होगा। और जहां तक कि ऑथेंटिक कास्ट के मामले में कोई किसी ने झूठ नहीं बोला होगा, वो सारे करेक्ट हैं, कास्ट रिलीजन उसमें कोई इशू नहीं है। 17 क्वेश्चन के फॉर्मेट में मुझे यही लगा कि सिर्फ जो इकोनॉमिक पार्ट है, जो कि अर्निंग वाला पार्ट है, उस पार्ट में लोगों ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि किसी को कोई आपको तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो देने नहीं थे। अच्छा। तो वहीं मुझे लगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीटली मैसिवली इसमें अंडर प्लेड होगा वो अपना इनकम। हमने इसलिए पूछा क्योंकि इस सवाल के जवाब से ही आगे की चर्चा की भूमिका बनती है कि इन आंकड़ों को हम कितना सीरियसली लें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ हलकों से उनके अपने ऑब्जेक्शंस हैं, उनको भी हमने दर्ज कर लिया है और एक वरिष्ठ पत्रकार की अब टिप्पणी भी है कि इन आंकड़ों को वो कैसे देख रहे हैं। मनीष, अब हम आपके पास में आना चाहते हैं। आप बिल्कुल अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें, लेकिन साथ में हमारा एक पॉइंटेड सवाल भी है। हम ये समझना चाहते हैं कि बिहार में और पहले उत्तर प्रदेश में भी समाजवाद की राजनीति का एक लंबा कॉन्टेक्स्ट रहा है, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, और उस राजनीति के जो प्रोडक्ट्स रहे हैं वो जनरली ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट्स रहे हैं जो किसी मजबूत ओबीसी जाति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उनकी प्रोमिनेंस रही, चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, चाहे आप बिहार को देख लीजिए। इस बार जो कास्ट सेंसस के आंकड़े सामने आए हैं उसने एक दूसरे टर्म का प्रोमिनेंस हमारे सामने खड़ा किया है, ईबीसी। इसे लेकर आप क्या सोचती हैं? मैंने कहा ये कि बहुत समय से आपने मेरे परिचय में लंदन इत्यादि को जोड़ा, लेकिन मैं अब आपको बिल्कुल स्थानीय भाषा में बताती हूँ कि 1931 का जो सेंसस था उसके आधार पर अंदाजी टक्कर से मैंने देखा है वीपी सिंह का भी जब चुनाव हुआ, और वीपी सिंह चुनाव भले वो उत्तर प्रदेश के थे लेकिन चुनाव वास्तव में आके जीतते हैं बिहार में, तो अंदाजी टक्कर से उस समय टाइपराइटर लेकर के और 1931 के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको एक्सट्रापोलेट किया जाता था, किसी स्टैटिस्टिकल मेथड से नहीं, लेकिन उस जगह के 5 वयोवृद्ध लोगों को बुलाया जाता था और वो अंदाज से बताते थे कि हाँ उस गांव के उस बसवाड़ी के नीचे हाँ इतना लोग उधर होगा, उस जात का इतना होगा। तो वो एक पूरा पर्दा जो था वो उठ गया है और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को टोला टोला में अब पता चल गया है कि हमारी संख्या यहाँ इतनी है। तो एक तरह से जो पर्दे के पीछे राजनीति थी, जिसके दबाव से कि कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स चलता था कि यहाँ का भूमिहार वहाँ वोट ट्रांसफर कर देगा तो वहाँ राजपूत उसको दे देगा, देखिए कुछ ओबीसी उसमें जुड़ जाएंगे तो यहाँ फॉरवर्ड निकल जाएगा, वो सारा मामला कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स का और अगड़े पिछड़े की राजनीति का छोड़ करके पिछड़ों की राजनीति जो है वो होगी। और पिछड़ों की राजनीति में जहाँ हमारे सम्माननीय संतोष सिंह जी, जिनका मैं बहुत आदर और सम्मान करती हूँ, बहुत समय से उनके हर लेख को मैं पढ़ती हूँ, तो संतोष जी ने जो कहा कि एसेट में लोगों ने बढ़ा के कहा, तो संतोष जी आपको ये जानकर शायद सुख होगा
कि एसेट बेस्ड काउंटिंग जहां शुरू की जाती है, दिल्ली सरकार में जब श्रीमती शीला दीक्षित ने काम किया तब मैं उनके सरकार में एक एडवाइजर के तौर पर थी। उस समय मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थी और ब्राजील से बहुत सारे सलाहकार और लैटिन अमेरिका से लाके उनके सरकार को सलाहकार दिए थे। वहां भी यहाँ यही बात थी कि जहां आप एसेट बेस्ड या इकोनॉमिक बेस्ड हेडकाउंट लोगों से पूछ के करना शुरू कीजिएगा तो वहां जो थोड़ा गरीब होगा वो उसको और डिप्रेस करके बताएगा। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पहले एक बार कभी जातिगत गणना हुई जिसमें लोगों को ये बरतानिया शासन थी कि बताना था कि भाई आप किस जात के हैं, तो सब लोगों ने अपने आप को, बिहार में मैं नाम नहीं लूंगा जाति, उन्होंने बोला राजपूत बता दिया। तो आप देखिएगा कि कई लोगों में, कुर्मी में, कुशवाहा में अपर कास्ट टाइटल्स को लेने की जो प्रथा जो है वो चल पड़ी थी। तो ये चीजें होती हैं। एसेट बेस्ड क्लासिफिकेशन कभी बहुत सही नहीं होता है, उसके लिए फिर उसको आपको प्रॉक्सी इंडिकेटर से टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत सही कदम है, क्योंकि ईबीसी जिनको आप बुला रहे हैं ये वो लोग हैं जो बिल्कुल लैंड रिफॉर्म के फेलियर्स का जो पूरा जमीन पर जिंदगी देखना है अगर, तो भैंस के पीठ पर बैठना और एक कट्ठा जमीन में हल जोतना दोनों दो चीज है। तो बिल्कुल ही एसेटलेस क्लास है ये। इसके पास ना एडुकेशन है, ना कास्ट है, ना सोशल लिंकेजेस हैं। हमारे आपके जैसा टीवी शो पर आकर के अपनी बात नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से पिछड़ों की राजनीति की दशा अब क्या होगी राष्ट्र में, इसका चित्र भी बिहार दिखलाएगा। और हम सबको ये मानना पड़ेगा कि भारत में असमता मूलक जो समाज है, समाज की बनावट है, और उसके ऊपर जो राजनीति की बनावट है, उसमें जाति जो है उसका मूल है। और आज हम भले ही हमको लगे कि भाई हम बांट रहे हैं, समाज को हम बांट नहीं रहे, केवल गिन रहे हैं कि हम कौन हैं और समझ रहे हैं कि हम कौन हैं। मैम, हो सकता है शायद मैं नहीं समझ पाया, तो थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। तो आपने कहा कि वो टाइटल्स गलत बताने का या टाइटल्स लेने का एक चलन था, और उसका बिल्कुल हम मानते हैं कि एक उसका कॉन्टेक्स्ट होगा उस बात का कि क्यों ऐसा करते थे। क्या जिस तरह से सेंसस कंडक्ट किया गया है वहाँ पे भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है? क्या वो आपका संकेत है या आप कुछ और कह रही थी? नहीं, मैं इस सेंसस के बारे में नहीं कह रही। और ये सेंसस जहां तक जाति है, जाति की गणना है, मैं आपको बतलाती हूं कि बहुत ही सही तरीके से, क्योंकि कोई सरकार जब बड़ा सेंसस करती है तो सरकारों को बेवकूफ मत समझिएगा। इस तरह का सेंसस, इसके प्री सेंसस कई सालों से वो करते आ रहे हैं। आपको पता है कि 10वीं क्लास के इम्तिहान के रिजल्ट के आधार पर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र में ये समझ लिया था कि माला और माडिगा में भेद करना बड़ा जरूरी है। दलित और महादलित का जो विच्छेद किया गया वो क्या था? वो केवल एक जाति माइनस बाकी दलित थे सारे। तो कई प्रॉक्सी इंडिकेटर से कास्ट का जो है वो एक अवेलेबल डेटा डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए ब्लॉक लेवल पे था। और इसके अलावा जो हमारी थर्ड टायर है डेमोक्रेसी की, पंचायत की, मुखिया की, सरपंच की, इसके चलते एक रोबस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस जो थर्ड टायर पे है। इसलिए किसका जात क्या है ये गिनना अब बहुत ही एक रोबस्ट तरीके से, और जिसको रिसर्च मेथड में कहते हैं कि ट्रायंगुलेशन, वो गलत बोलेगा तो 3 और जुट जाएंगे। यदि मैं बताऊं कि मैं गरीब हूं और इससे भी ज्यादा गरीब हूं, तो 3 लोग मिलके बोलेंगे कि हाँ इससे भी ज्यादा गरीब है, क्योंकि लोग समझते हैं कि गरीबी को अति गरीबी बताने से सरकारी सहयोग जो है ज्यादा मिलेगा। लेकिन जात पर गलत बोलना जो है ये एक ईमान की बात है, खास करके बिहार में। और एक गलत बोलेगा तो 3 का खड़े होके कहेंगे कि नहीं ये गलत है। और टोला, कहाँ आप रहते हैं, बिहार एक रूरल राज्य है, तो जात पर गलत बोलना जो है ये बहुत ही कम इसकी संभावना है। लेकिन क्रॉस चेक और क्रॉस टेस्ट कुछ भी किया जा सकता है। और जब आपने यूनिवर्सल सेंसस किया है तो इसको क्रॉस टेस्ट और क्रॉस चेक आप किसी लेवल पे कर सकते हैं। ये सैंपलिंग नहीं है, सेंसस ऑफ। अनिल सर, अब हम आपके पास में आना चाहते हैं। अभय कुमार दुबे एक सीनियर कमेंटेटर हैं, पढ़ाते भी हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर में एक लेख लिखा और उसमें वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम अपर कास्ट को, जो बाकी आरक्षित का आंकड़ा है, जो बाकी कथित फॉरवर्ड कास्ट मानी जाती है, उनके साथ न गिना जाता तो फॉरवर्ड कास्ट का आंकड़ा बिहार में इतना बड़ा ना होता। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि जो ईबीसी और माफ़ कीजिए ओबीसी समाज का जो नंबर है, वहाँ पे भी अगर हमने मुस्लिम कास्ट को नहीं उनके साथ में गिना होता तो उनका भी नंबर इतना जैकअप नहीं होता। इस इंटरेस्टिंग टेक पे आपके क्या विचार हैं?
एक तो बिहार में जो जाति गणना है वो पूरे भारतीय समाज की तस्वीर बदलने वाला है। इसमें अब आप जो भी एंगल से इसको देखना चाहे, उसमें धर्म में पसमानदा या जो भी ईबीसी, ये बात के विभाजन है, बात के विभाजन है, और खासतौर से 1947 के बाद के विभाजन है। मूल बात यह है कि शूद्र जो जातियां हैं और जो अछूत जातियां हैं, उनकी तस्वीर बिल्कुल सामने आ गई है। वो जो शूद्र जो जातियां हैं, उन जातियां की संख्या कितनी है, जिसको कि आज की राजनीतिक भाषा में हम बहुजन कहते हैं, बहुजन जाति कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ईबीसी की संख्या इतनी होती, या फिर मान लीजिए कि जो भी कैटेगरी है उसमें, मुझे लगता है कि वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अभी जो एक नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अभी जो ये नारा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें ये निकल के आया है कि समाज की जो 90% के लगभग जो आबादी है, यानी 85 से 90 के बीच में जो आबादी है, वो उन जातियों की है जो उत्पादक जातियां हैं, श्रमिक जातियां हैं, और वो समाज के तमाम संसाधनों से वंचित हैं। न केवल संसाधनों से वंचित है, बल्कि वो सत्ता के जो विभिन्न पायदान हैं उनसे भी वो उन तक भी उनकी पहुंच नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि इस जातिगत जो आंकड़ा है, जातिगत जो गणना है, उसका ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक नई तरह की आकांक्षा, नई तरह की एक अपेक्षाएं और नई तरह की चेतना को ये जन्म देगा, और ये भारतीय समाज की तस्वीर को बदलने वाला है। मैं इसको इस रूप में इसका क्वाइन करता हूँ, इसको मतलब गढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ये दरअसल मंडल इंजीनियरिंग है। मंडल इंजीनियरिंग भारतीय समाज के विकास का हाईवे तैयार करेगा। बीच में जो हिंदुत्व का जो रास्ता आया था वो दरअसल डाइवर्जन था। तो डाइवर्जन से समाज का विकास नहीं होता है, हाईवे से विकास होता है, और ये जाति गणना जो है ये हाईवे का काम करेगा, ये मैं समझता हूँ। संतोष जी, अब हम आपके पास में आना चाहते हैं। इस बारे में तो हमारे मेहमानों ने अपनी राय रख दी है कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं वो दो गुटों की प्रोमिनेंस को एस्टैब्लिश करते हैं। ओबीसी की तो करते ही हैं, साथ ही साथ ईबीसी की प्रोमिनेंस को भी वो स्थापित करते हैं। और इस हिसाब से अब बिहार में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनको अपनी पॉलिटिक्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ और छोटे दल हैं जिनका अरिथमेटिक इससे अफेक्ट होता है। हम कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहते हैं। मुकेश सैनी वीआईपी के, उनका दावा है कि वो निषादों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो आबादी बताते हैं 6%, लेकिन सर्वे में आबादी आई है 2.6%। इसी तरह जीतन राम मांझी की पार्टी है HAM, मुसहरों की पार्टी मानी जाती है। उनका दावा था कि 5% मुसहर हैं, लेकिन जो जनगणना हुई उसके अंदर आंकड़ा सामने आया कि 3%। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दलों के भी प्रोस्पेक्ट्स प्रभावित होंगे, इनकी बार्गेनिंग पावर भी कम होगी? मैं आपके ईबीसी वाले प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ। वो बहुत, उस प्रश्न को मैंने एनालाइज किया है, उस पर लिखा भी है, आज ही लिखा है मैंने। देखिए, उस नंबर में जो 11% का जंप है, 52 से तुलना हम 63 का करते हैं, जो जंप है, उस जंप में ऑफकोर्स मुस्लिम पहले भी काउंट स्टेट लिस्ट में पार्ट थे। स्टेट लिस्ट में ओबीसी ईबीसी हैं, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ ओबीसी हैं, ओबीसी में काउंट होते हैं, दलित उसमें नहीं होता है। उसकी चर्चा कालेकर कमीशन में भी थी, भले ही उसकी रिपोर्ट नहीं आए। मुंगेरीलाल कमीशन में जिसको इम्प्लीमेंट कर्पूरी ठाकुर ने किया, तो 78 में, तो उसमें जो कैटेगराइजेशन हुआ है, तो उसमें 25 मुस्लिम की जो टोटल 28 जातियां हैं, 1-2 हो सकता है कृत्रिम गलती, और टोटल ब्रॉड 28 है। 25 उसमें से पसमानदा या ईबीसी मुस्लिम है। पसमानदा मतलब दो लेफ्ट बिहाइंड, नॉट एग्जैक्टली ईबीसी, लेकिन उसको एक कॉनोटेशन ईबीसी के रूप में देते हैं। ईबीसी हैं, उसमें आप वो जान रहे हैं कि मोमिन, जुलाहा, इदरीसी, रंगरेज और इस तरह की बहुत जातियां हैं। तो ये संख्या जो है ना, आप जो इशारा कर रहे थे कि वो जो जंप मिला है वो इनको जोड़ के मिला है, और जो सामान्य अनारक्षित वर्ग का 15.5 आया है, तो उसमें जो मुस्लिम के अपर कास्ट हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं,
और तो सारा ब्रेकअप आपके पास मिल ही गया है। जो हिंदू के अपर कास्ट की जातियां हैं वो 10% के करीब ही हैं, तो वो 5% हैं। तो मैं जो शिफ्ट में जो बता रहा हूँ, शिफ्ट ये है, मुस्लिम नीतीश कुमार जब आए तो ऑफकोर्स उन्होंने ईबीसी वोट को एक लार्ज चंक को कल्टीवेट किया। और आप ये पूछ सकते हैं इसमें नया क्या है, तो ईबीसी का ब्रेकअप पहले था। नया ये है कि अब वो एक रिकॉर्ड के रूप में एक नंबर है, अब एक प्रोनाउंस्ड फॉर्म में है। नया ये है कि 24 में बीजेपी ने, जब नरेंद्र मोदी का राइज होता है, ईबीसी वोट को मेजरली कल्टीवेट किया है। वो उनको 14 में वोट मिलता है, 19 में वोट मिलता है। जो विक्ट्री का जो मार्जिन का अंतर है उससे आपको साफ स्पष्ट पता चलता है। तो ये कैटेगराइजेशन से नॉट जस्ट हिंदू ईबीसी की पॉलिटिक्स को रिबूट किया है नीतीश कुमार ने या फिर उस ब्लॉक ने, बल्कि मुस्लिम के अंदर जो ईबीसी है, तो ये जो एक ब्लॉक के रूप में मुस्लिम को जो देखा जाता था, एक रिलीजियस एक पोलराइजेशन के लाइंस पर, नाउ दे आर कास्ट ग्रुप्स। तो उनके जो अनिल सर बता रहे थे कि एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स वो हर एक कास्ट की जगेगी। जैसे कि ईबीसी में सानी के नंबर्स हैं वो 2.6 आप शायद बता रहे थे, इस तरह से 1.5% 2% वाले बहुत हैं। टोटल तो आपने 36% टोटल पॉपुलेशन है, तो उस सबसे नेता निकलेंगे। उसी लाइंस पर मुस्लिम में भी एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स जगेगी। ये नया है। इस पॉलिटिक्स का काउंटर क्या करें, क्या हम आने वाले दिनों में जस्टिस जिरोनी कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट का? सुनने में आया रिपोर्ट तैयार है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? जैसे कल जेपी नड्डा साहब ने कहा कि अब इसको हम सिर्फ गरीब देखते हैं, जाति के रूप में नहीं देखते हैं, तो इसके काउंटर क्या होंगे? तो ये पॉलिटिक्स अभी प्ले होगा। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग कि मंडल 2 है 3 है, वो मैं किसी कैटेगराइजेशन में दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने, नीतीश कुमार ने एक स्ट्रोक में बहुत सारे पोजर्स दिए हैं। आपने मांझी जी की चर्चा की, सबके नंबर्स आ गए हैं। तो ये एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स जगेगी और इसके आधार पर 50% सीलिंग तोड़ने की अगर बात हो जाए कुछ दिनों में, भले ही कोर्ट में चैलेंज हो जाए, तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कुछ प्लान्स पॉलिसी के अनाउंसमेंट हो जाए उस लाइंस पर, अभी 9 महीने चुनाव में है, तो हमको सरप्राइज नहीं होने चाहिए। वो मुझे लगता है इसका जब वो इकोनॉमिक पार्ट, एजुकेशनल पार्ट होगा, तो वो उसका टेक अवे होगा। अभी तो हम डिजिट में फंसे हुए हैं। जी अनिल सर, इसी विषय पे हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। जैसा संतोष जी ने एक बार संकेत कर ही दिया, प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं अपने एक बयान में कि विपक्ष की ये राजनीति है हिंदू समाज को बांटने की। ये उनका अपना टेक है। उन्होंने सीधे सीधे कास्ट सेंसस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत किस तरफ था वो। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी अगर आबादी भारत में किसी की है तो वह है गरीबों की। इसी तरह की बात जेपी नड्डा ने भी कही, जिसके बारे में अभी संतोष जी कह रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं कि दो तरह से इमेजिन किया गया हमारे यहाँ जो सोसाइटी के अंदर डिवाइड है। एक उसको देखने का लेंस रहा जाति, कि आप किस सरनेम के साथ में किस परिवार में पैदा हुए, उसके हिसाब से आपके प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट होंगे। मान लिया गया कि कुछ लोग डिसएडवांटेज पे थे, इसीलिए सामाजिक न्याय के लिए हमारे यहाँ प्रबंध किए गए। फॉर एग्जाम्पल उसका अफर्मेटिव एक्शन या जो आरक्षण है। दूसरा मत, जिसकी बात प्रधानमंत्री अपनी बात में जिसकी तरफ संकेत कर रहे थे, आर्थिक न्याय, कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उस हिसाब से सरकार को नीतियां कैलिब्रेट करनी चाहिए, उस हिसाब से सरकार को कदम उठाने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से कह रहे थे, सुन के यही लगा कि वो जो ये कास्ट सेंसस है उसकी काट वो अमीर और गरीब की खाई में देख रहे हैं। इस द्वैत को आप कैसे एड्रेस करते हैं, और क्या आप इस क्रिटिसिज्म में मानते हैं कि जब हम अलग अलग समाजों के नंबर्स को, उनकी पहचान को एक्नॉलेज करते हैं, तब वो बांटने की राजनीति भी हो सकती है, उस तरह के नंबर्स को वैसे भी वेपनाइज किया जा सकता है? निखिल, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं कि इस तरह के प्रयास जो है वो समाज को बांटते हैं। ये बहुत ही पुराना है नैरेटिव, बल्कि मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रयास ना हुए और जो हो रहे हैं वो ना हो, तो समाज को ज़्यादा बांटता है और बांटा है उसने समाज में कुछ खास लोगों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस तरह के बंटवारे का भय और असुरक्षा का भाव पैदा किया जाता है। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। नंबर 2 बात कि हमारे समाज की जो पूरा गठन है, जो समाज की पूरी संरचना है, वो बड़ व्यवस्था है। बड़ों से फिर जातियां निकली, यानी जाति प्रथम है। जाति ने ही तय किया कि कौन कितने संसाधन का मालिक होगा। यदि महिलाएं पैदा हो रही हैं तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। ये हमारे समाज की गठन की पूरे मूल में है, उसके आधार में है। जो जाति है, जो जातियां हैं, जो जातियां
मान लीजिए जिनको आज हम दलित कह रहे हैं, जिनको हम पहले हरिजन कहते थे, जिनको पहले हम अछूत कहते रहे हैं, उन सब के बारे में क्या है कि इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जाति के रूप में जो भी आपने समाज की जिन जिन लोगों को आपने जाति जिनकी निर्धारित की, उनके पास क्या संसाधन होंगे ये आपने तय किया। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हम जो ये बात आज कर रहे हैं कि आखिरकार मैटर करता है पैसा, आखिरकार जो मैटर करता है वो आर्थिक हालात, ये बिल्कुल गलत है। ये बात अच्छी होती कि हम पैसे से ये तय करते कि कौन पैसे वाला है तो वो कितना बड़ा है और कितना प्रभावशाली है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कोई राजा बन भी गया किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, तो आप उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे ब्राह्मण, अपने कम से कम हाथों से नहीं करेंगे, उनकी जिस तरह से दूसरे राजाओं की होती है। तो ये जाति ही तय करती है कि जो राजा होगा वो राजा के भाव से वो राजकाज कर सके, इसकी भी इजाजत आप नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक शूद्र जाति में पैदा हुआ है। इसीलिए ये जो बात लोग कहते हैं कि यहाँ पर आखिरकार जो मायने रखता है वो आर्थिक स्थिति रखती है, नहीं। आप देखते हैं कि यहाँ सचिव स्तर पे जो लोग पहुंच जाते हैं, या जो मान लीजिए यहाँ बाबू जगजीवन नाम ने संपूर्णानंद के एक मूर्ति का एक अनावरण किया, उसको किस तरह से फिर धोया गया, किस तरह से उसका शुद्धिकरण किया गया। और शुद्धिकरण का तो आपने न्यायालयों में भी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर अगर कोई शूद्र जाति का शूद्र जमात का यदि कोई अधिकारी है तो और वो रिटायर होता है या वो छोड़ के जाता है पर या उसका ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं इस बात को एक पूरे सिरे से खारिज करता हूँ कि भारत में जाति आखिरकार ये आर्थिक जो स्थिति है वो कोई मायने रखती है। जाति ही आखिरकार एक आज की सच्चाई है। हाँ, एक प्रोसेस है ये, मैं इस बात को मानता हूँ, ये प्रोसेस है और इस प्रक्रिया से गुजरे बिना, यानी इस रास्ते से गए बिना आप भारतीय समाज को आगे नहीं ले जा सकते। इस रास्ते से एक बार आपको तो गुजरना ही पड़ेगा। फिर जब ये तय हो जाएगा कि हाँ वास्तव में आर्थिक आधार पर समाज में ऊंच नीच है, तो फिर वो लड़ाई समाज अपने तरीके से लड़ेगा। लेकिन अभी घालमेल मत कीजिए, घालमेल मत कीजिए कि जहां जाति पर प्रमुख है वहां पर आर्थिक पक्ष को आप प्रमुखता दिखाने की कोशिश करें। ये घालमेल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर समाज में जो लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक करने की जो रास्ते हो सकते हैं, उसमें आप मिलावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और देखिए एबीसी का जो मसला है, ये एबीसी का मसला कर्पूरी जी के समय में भी आ गया, कोई नया नहीं है मसला, ये कोई नया मसला नहीं है। और ना ही मसला ये तमिलनाडु में उससे पहले आ गया था, और आज देश के कई राज्यों में ये मसला है। क्यों है? क्योंकि जो पूरे समाज की जो पूरी संरचना है और जो पूरी विकास की यात्रा है, उसमें ये पाया गया है कि अगर ये जातीय भावना अगर साथ साथ काम करती रही तो फिर से संसाधनों पर कुछ ही लोगों का और कब्जा हो जाएगा। यानी जिन लोगों का पहले कब्जा था उसमें कुछ लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह जाएगा। इसीलिए सरकार में जो राजनीतिक जो समाज को सुधारने और बनाने के काम में लगे रहे हुए हैं, जिम्मेवार जो लोग अपने को महसूस करते हैं, जैसे कर्पूरी जी को मैं बहुत ही एडमायर करता हूं और कर्पूरी जी के साथ रहने का भी मुझे मौका मिला है, तो कर्पूरी जी के मन में या उनकी जो पूरी सपनों में समाज को आगे ले जाने का था, और उस समाज के जो समाज में जो नीचे जातियों के स्तर पर जो कुछ दूरियां हैं उनको कैसे हम दुरुस्त कर पाए, इसका एक विजन उनके पास मुझे दिखाई देता था। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक बड़ा अच्छा नतीजा क्या निकलने वाला है। मैं एक विज्ञापन दिखाता हूं, और ये विज्ञापन देखो, ये विज्ञापन है एक, जिसे आज हम लोग कहते हैं ना कि मल्लाह जाति। मल्लाह जाति कोई एक नहीं है, ये पूरी लिस्ट है। देखो ये जो है, इसमें जो निषाद जिनके बारे में हम कह रहे हैं, निषाद आज जिनको हम कहते हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है। ये सारी जातियां एक साथ जुड़ रही हैं, एक साथ इनको जोड़ने का काम अब से होगा।
या हो रहा है। तो ये इसका केवल निगेटिव पक्ष नहीं है ये कि समाज बट रहा है। समाज कैसे जुटेगा इन आंकड़ों से, इस तरह की के एक्सरसाइज से, इसको देखे जाने की जरूरत है। विभाजन का डर मत दिखाइए, नहीं तो राष्ट्र और पीछे जाएगा, समाज और पीछे जाएगा। योगेश जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार का पड़ोसी राज्य है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें, सबसे ज़्यादा लोकसभा में आप ही के राज्य से सांसद भी जाते हैं। हम ऑब्वियसली आपका जो पर्सनल टेक है इस पूरी एक्सरसाइज पे वो भी जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, कभी आपकी उनसे बात हुई हो या कभी जो आपको सूत्रों के माध्यम से पता चला हो, वो इस एक्सरसाइज को लेकर के क्या सोच रहे हैं जो उनके ठीक बगल में हुई है, जाति आधारित जनगणना, क्योंकि समाजवाद की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा पीछे जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक रेफरेंस आपके सामने रखता हूं। मुलायम सिंह यादव जी से एक बार मेरी बात हो रही थी रिजर्वेशन को लेकर। उन्होंने कहा कि 54% ओबीसी है। मैंने कहा ठीक है, 54% ओबीसी हो गए, 17% मुसलमान हो गए, 22% हो गए, वो क्या कहते हैं 22% हो गए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो 4% उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड क्लास बचा, या 100 भी हो सकता है। और दूसरे नेताओं की बात देखी जाए तो अगर हर नेता के दावे देखे जाए तो दावों में भी ये हो जाता है कि 300-400% जातियां हैं, 100% में तो एडजस्टमेंट नहीं होता है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि कैसे तुम कहते हो? मैंने कहा कि भाई देखिए, सबसे पहले ये नारा दिया था लोहिया जी ने, पिछड़े पावे 100 में 60 समाजवादियों ने बांधी गांठ। ये जब लोहिया जी ने नारा दिया था तब इस नारे में सभी समाज की महिलाएं शामिल थी। वो सभी समाज की महिलाओं को पिछड़ा मानते थे। लेकिन आज जब हम इस नारे का उपयोग कर रहे हैं, आरक्षण बात कर रहे हैं, जातियों की गणना की, तो हमारी मंशा क्या है? हम सोच क्या रहे हैं? हम इंप्लीमेंट करना क्या चाहते हैं? हम क्या समाज को जोड़ने की नीयत से काम कर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख हमारे मित्र ने किया, साथी ने किया। आखिर लालू यादव क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि जातियां क्या, जन्म जो है, क्या जातियां स्वयं प्रदान की गई थी? क्या मनु ब्राह्मण थे? शूद्र राजा नहीं थे इस देश में? हमारे यहां उत्तर प्रदेश सुहेल देव राजा हुए हैं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बिजली पासी राजा हुए हैं, शूद्र भी राजा थे। ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या कि जो चीजें नहीं थी उन्हें इस तरह एस्टैब्लिश किया गया और जातियों में विद्वेष पैदा किए गए। आखिर क्या आपकी मंशा जातियों का उत्थान है? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस तरह इसे लागू किया मंडल कमीशन को, वो हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्या? तो आप पहले मंशा क्लियर कीजिए कि आपकी मंशा क्या है, आपका विचार क्या, आप करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार आज जिस समय ये लेकर के आए हैं, उनकी मंशा क्या है? क्या जातियों का उद्धार करना चाहते हैं? रोहिणी कमीशन आया, आप बताइए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में माइनस यादव ओबीसी जातियों का एक फेडरेशन है, वो काम कर रहे हैं लोग इस पर। तो जिस जाति का नेता हो जाएगा वो जाति का उत्थान हो जाएगा। तो 2-4 बातें बिल्कुल क्लियर कर लीजिए जो भी इसमें बोले। पहला, मनु ब्राह्मण नहीं थे। दूसरा, जातियां नहीं थी, वर्ण थे। जातियां आदमियों ने स्वयं स्वीकार किया, किसी ने जाति को कभी किसी पर थोपा नहीं है, काम के हिसाब से जातियां बनी। तीसरा, जातियों में भी हर तरह के लोग हैं। ऐसी कोई जाति आज की तारीख में नहीं है जिस जाति में समूचे के समूचे लोग गरीब हो, तो एम्पावर ना हुए हो। हर जातियों में लोग हैं। समाज को देखना होगा। यह जरूर है कि दलितों में कुछ ज्यादा गरीब लोग हैं, कुछ निषादों में हैं, उनके लिए योजनाएं बनानी होंगी, उनके लिए काम सरकारें काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप बताइए, नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 2014 में उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को डिफ्यूज किया। उन्होंने एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। या अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक जो पॉलिटिक्स की या पॉलिटिक्स की गई, वो क्या बहुसंख्यकों के विकास के लिए की गई, उनकी समृद्धि के लिए की गई, क्या उनको एकजुट रखने के लिए की गई? वहां भी कन्फ्रंटेशन हुआ।
जो रीजनल पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम तरह की इस तरह की पार्टियां हैं, ये जो रीजनल पार्टियों के लोग हैं, ये रीजनल पार्टियों के लोग आखिर अपनी जाति से बाहर क्यों नहीं सोच पाए? क्या वो जाति का, वो समूचे ओबीसी का विकास करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तो हमें जो पिक्चर है, पिक्चर को क्लियर करना होगा, क्लियर रखना होगा। हम जिस भी जाति और जिस भी जमात के हों, लेकिन हमें लोगों की मंशा को समझना और भापना होगा। हमारे यहाँ आप चले जाइए किसी भी लीडर के यहाँ, आप ब्राह्मण लीडर के यहाँ चले जाइए, सारे के सारे सिक्योरिटी के लोग ब्राह्मण मिलेंगे। ठाकुर लीडर के यहाँ चले जाइए, सारे के सारे सिक्योरिटी के लोग ठाकुर मिलेंगे। यादव लीडर के यहाँ चले जाइए, सारे के सारे सिक्योरिटी के लोग ठाकुर यादव मिलेंगे। और कुर्मी के यहाँ चले जाइए, कुर्मी मिलेंगे, पूरा स्टाफ कुर्मी मिलेगा। तो ये हम कर क्या रहे हैं? हम जा किधर रहे हैं? ले किधर जा रहे हैं? हमारी मंशा खराब है। सबसे पहले हमें मंशा पर अटैक करना होगा, मंशा को देखना होगा, मंशा के बारे में बताना होगा। हमें यह भूल जाना होगा कि कौन जात कमजोर है। जातियां ये बांटो और राज करो का नया फार्मूला है। आप क्यों नहीं क्रीमी लेयर करते हैं? आप क्यों नहीं ये बताते हैं कि अगले 400 साल में आप आरक्षण खत्म कर देंगे? और जो जातियां बनाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये आरक्षण पाने के लिए है, ये कोई विकास के लिए नहीं है। आखिर विकास की योजनाएं क्या देश में जाति के आधार पर बनी है? बन नहीं सकती हैं। इलाकों के हिसाब से बनेंगी, क्षेत्र के हिसाब से बनेंगी। आप क्षेत्रीय विषमता को दूर करेंगे तो उस इलाके में रहने वाले लोगों का विकास, समृद्धि और जीवन स्तर अपने आप उठ जाएगा। जी सर। अब आप एक जाति को मान लीजिए, एक इलाका है छोटा सा, सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपकी बात का भाव जो है वो कम्युनिकेट हो गया है, हमने समझा उसको। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो यूपी की जो पॉलिटिक्स है, जिन लोगों से आपकी मुलाकात या बात होती है, ये जो सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, उनके आधार पर आपको क्या लगता है कि वो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने क्रिटिसिज्म बिल्कुल उसका एस्टैब्लिश किया, वो कहने का आपको हक भी है, लेकिन वो एक एक्सरसाइज बिहार में पूरी हो गई है। यूपी में अब राय क्या है इस बारे में? जो जातियों की पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसे राजभर पार्टी है, जैसे निषाद पार्टी है, उन्हें तो लग रहा है कि ये हमारी जाति के लोगों की संख्या को कम किया गया है, क्योंकि उनके बड़े बड़े दावे होते थे। हालांकि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है, वो चाहते कि जातीय जनगणना हो जाए, लेकिन जो पिक्चर आ रही है उससे वो असंतुष्ट है। उनका मानना है उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में, जैसे बीजेपी में, कांग्रेस में, जो लीडर हैं जातियों के बनाए गए हैं, उनका कहना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना होने के बाद हमारा शेयर, जैसे कुर्मी बिरादरी है उत्तर प्रदेश में, इस समय कुर्मी बिरादरी के सबसे ज्यादा एमएलए जीत के आए हैं। तो अगर कास्ट के हिसाब से उनको देखा जाए, अगर सेंसस हो जाए, कास्ट सेंसस, तो उनकी संख्या अपने आप घट जाएगी। तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों में लीडर है वो नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन जो अपनी पॉलिटिकल पार्टियां जात की चलाते हैं, जैसे उत्तर में अपना दल चलती है, जैसे निषाद पार्टी चलती है, जैसे वो राजभर चलते हैं, इन लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पर जनगणना के बाद के आंकड़ों पर इनका अविश्वास भी। ठीक है, हम संतोष जी आपके पास आना चाहते हैं लौट करके। अभी कुछ दिन पहले जब ये कास्ट सेंसस के आंकड़े सामने नहीं आए थे, तब ये बात चल रही थी, अटकलें चल रही थी, सूचनाएं तो नहीं थी, अटकलें थी कि नीतीश कुमार अभी भी सफ़र कर रहे हैं, उनकी पार्टी की स्टेबिलिटी क्या है, क्या उनकी पार्टी टूट जाएगी, क्या उनके पार्टी के लोग निकल के राजद में चले जाएंगे। अब वो बात हवा में गायब ही हो गई है। अब नीतीश कुमार बिहार में भी स्टैब्लिश हो गए हैं और वो इंडिया अलायंस में भी उनको देखा जा रहा है कि उन्होंने एक नई चीज़ करके तो दिखाई है। आप ज़्यादा करीब से इन सारे डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, क्या उनको एक पर्सनल फ्लिप भी मिला है टू हिज पर्सनैलिटी? हाँ, एकदम। एक स्ट्रोक में, एक पॉलिटिकल स्ट्रोक में आप कितनी चीजें ठीक कर सकते हैं। आप अब देखिए, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोशलिस्ट पॉलिटी अब मुद्दे से जब एग्जॉस्ट हो रही थी, सोशल जस्टिस का स्लोगन नहीं चल रहा था, सेकुलरिज्म नहीं चल रहा था। इवन 2020 में जब तेजस्वी चुनाव लड़े तो उन्होंने स्लोगन ही बदल दिया, अपने ग्रेट फादर का स्लोगन सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म का नहीं लेकर के 10 लाख नौकरी पर आए वो, और वो हिट भी, क्लिक भी किया। लेकिन 24 अलग बॉल गेम है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है, बहुत तरह की इनकी चीजें की जरूरत है। तो नीतीश जी ने एक स्ट्रोक में जेडीयू के अंदर जो इनका एक इंक्रीजिंग आइसोलेशन था, लोनलीनेस था, वो कम किया, अपनी पोजीशन को उन्होंने स्ट्रांग किया। जो कहा जा रहा था कि पार्टी टूट गई, नीतीश जी खुद बोले थे कि बीजेपी तोड़ना चाहे तो तोड़ के दिखा दे, ऐसी समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा था जर्नलिस्टों के सवाल में।
तो वहाँ एक स्ट्रांग होकर के वो एक तरह से स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबलाइज किया। और विद इन द अलायंस देखें, जो बहुत तरह की पोस्टरिंग चल रही थी कि वनमैनशिप होगा, आरजेडी का अपर हैंड होगा, वो चीज भी अभी फॉर नाउ स्टेबलाइज हो गया। इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स में नीतीश जी को कोई बड़ा पोजीशन नहीं दिया गया और अभी कोई महत्वपूर्ण अभी रोल नहीं दिया गया। एक कमेटी बनी, बहुत लंबे लोग हैं और लंबी लिस्ट है, उसमें सेकंड जो रंग के लीडर्स हैं सारी पार्टियों के वो हैं। तो उस ब्लॉक को भी अपना इंपॉर्टेंस देखा और राहुल गांधी ने भी और लोगों ने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस भी अपनी पॉलिटिक्स को एक तरह से रिक्रिएशन करते हुए देख रही है कि ओबीसी पॉलिटिक्स को किस तरह से ये लैपअप किया जाए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। हो सकता है कि कल के दिन में इंडिया ब्लॉक में इस चीज को नेशनल लेवल पर इसकी विशद चर्चा हो और उसमें नीतीश कुमार एक रोल प्ले करें। और किस फॉर्म में होगा, कोई पोजीशन के फॉर्म में होगा, आई डोंट नो। और चौथा जो लेयर मैं देख रहा हूं वो वर्सेस बीजेपी। अब बीजेपी और इनकी जो पॉलिटिक्स जो चलती रहती है, अब जैसे कुछ दिन पहले तेल पानी की बात अमित शाह कर रहे थे, जिसमें नीतीश जी को पानी बता रहे हैं कि और लालू जी को तेल बता रहे हैं, और एक तरह से कहते हैं दोनों को मिलने से पानी गंदा होता है। एक ओपन थोड़ा सा विंडो खोला। कल नड्डा जी आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे। तो एक जो ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स नीतीश जी कर रहे थे, उसकी दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी में चले गए, तो उसकी जरूरत नहीं होगी। और अब एक बहुत बड़ा काउंटर क्वेश्चन, अब चूंकि मोदी जी बहुत बड़े एबीसी फेस खुद हैं, तो उनको इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। ये जो पोजर है, अब उसके मैं फॉर अगेंस्ट उसमें नहीं जा रहा हूँ, किसका क्या रेटरिक है और क्या इसका डायनामिक्स, मैं सीधा इलेक्टोरली ले रहा हूँ कि 9 महीने पहले ये मुद्दा आता है, इसको बीजेपी किस तरह जवाब देती है। क्या रोनी कमीशन की रिपोर्ट्स कैटेगराइजेशन पर आएंगे या बीजेपी और कोई काउंटर उसकी स्ट्रेटजी होगी। तो अभी मुझे लगता है कि ये डिस्कोर्स में अभी चलेगा और उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करें, ये नंबर्स जितने आए हैं इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। और सारे इंडिया ब्लॉक भी हमको लगता है कि अब उनके पास अभी कोई बहुत बड़ा प्लैंक नहीं था इलेक्शन का। तो एक कुछ रिजर्वेशन होंगे कुछ लोगों को, एक नेशनल लेवल पर एक यूनिफॉर्म प्लैंक मिल गया है जिसका जवाब बीजेपी, राष्ट्रीय बीजेपी को भी देना है। और आप देखिए स्टेट बीजेपी का डिस्कम्फर्ट देखिए, गिरिराज सिंह के जिस तरह से बयान आते हैं, जबकि बीजेपी सेक्रेटरी है, तो उस चीज को बिहार बीजेपी ने सपोर्ट किया। जब संकल्प लिया तब सरकार में थे। हाँ, जब सरकार में थे सपोर्ट किए हैं, 10 पार्टी डेलीगेशन के आप पार्ट हैं, और अभी आप क्रिटिकल हैं, उसके सर्टन मेथोडोलॉजी की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके स्पिरिट, उसकी फाइंडिंग की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी नेशनल इलेक्शन है, उसमें हमारा एजेंडा क्या होगा, उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। दे डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल विद द फाइंडिंग्स, और जो विद द टाइमिंग अभी जो आया है उससे वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लगता है दे आर अप टू सम काउंटर स्टेट। सर, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बिहार में रियल पॉलिटिक का, क्या जो ये कास्ट सेंसस की गोलबंदी है, कास्ट सेंसस की राजनीति है, क्या हिंदुत्व को काउंटर कर सकती है? क्योंकि बिहार के असेंबली इलेक्शंस होने से पहले बिहार में लोकसभा इलेक्शंस होंगे, जिसमें बीजेपी मान के चल रही है कि उनका एक अपर हैंड रहा है और रहेगा। जनरल परसेप्शन यही रहा है कि जो आप जनरली बोलते हैं कि मोदी जी की पर्सनालिटी वाला कार्ड खेलती है, लाभार्थी योजना वाला कार्ड करती है, पेट्रोटिज्म का कार्ड और हिंदुत्व वाला कार्ड सेलेक्टिवली, मतलब यूपी का टेम्पलेट अलग होगा, बिहार का अलग होगा, बिहार में सीमांचल मिथिलांचल का अलग होगा। तो अब ब्रॉडली तो इस तरह से लोग देख रहे हैं कि भाई उस तरह के उस सर्ज को काउंटर करने के लिए और ये कार्ड खेला है। अब इसमें किसको क्या बेनिफिट होगा, इसके क्या इंटरप्रिटेशन होंगे, इसमें मैं कोई विवाद नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन ये आपके प्रश्न का जवाब है, तो वो काउंटर करने के लिए वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनका काउंटर क्या होता है कि क्या वो कुछ और अनाउंस करते हैं इस सेगमेंट के लिए। क्योंकि अब देखिए ईबीसी की बहुत बड़ी आबादी है 36% की, तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है या फिर कोई और राज्य में जिसको बीजेपी उस तरह से जाने नहीं देगी, कोई लाइन एक कोई उनके लिए कोई क्विक फिक्स नहीं है इसका आंसर। तो वो इस चीज को अनफोल्ड होगा धीरे धीरे, और स्टेट अलग, हर एक स्टेट में वो अलग डायनामिक्स होगा। और कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई यूनिफॉर्म टेम्पलेट है नेशन वाइड पैन बिहार पैन इंडियन टेम्पलेट बीजेपी की कोई होगी, वो अलग अलग तरह से डील करेगी इसको। एक सवाल है जो हम चाह रहे हैं कि अनिल जी भी उसका जवाब दें और संतोष जी आप भी दीजिएगा ही। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से सेंटर में बीजेपी ने जिन योजनाओं का ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी हुए कुछ ऐलान, कुछ पार्टी के बाकी नेताओं ने किए, उसमें हमने देखा कि बीजेपी ने पहले जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट थी उनकी राजनीति की, उनकी गोलबंदी की,
उस राजनीति को चुनौती देकर के अपने नेता वहां पे बैठाए, और कई स्टेट्स में उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के चीफ मिनिस्टर नहीं दिए जब उनके हाथ में सत्ता आई। अब हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि जो और जातियां हैं या जो समाज है जिनको किसी एक स्पेसिफिक श्रम से जोड़ा जाता है, उनके लिए वो स्पेसिफिक टारगेटेड योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। तो वो हमें ऐसा इस कास्ट सेंसस के सामने आने से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और माइक्रो लेवल पे जाकर के इंडिविजुअल कैटेगरीज को ऑब्लाइज करेगी, लेकिन अब उसके बरक्स एक कास्ट सेंसस जो एक 20-30 साल पहले की राजनीति, ब्रांड वाली राजनीति है, वो आके खड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है ये कैसे प्ले आउट होगा? निखिल, इस सवाल का जवाब देखो, एक तरह से समझने की हम कोशिश करें कि जो मंडल इंजीनियरिंग है, यानी मंडल जो है वो पॉलिटिक्स से ड्राइविंग सीट पर आज भी है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझ लेना चाहिए कि मंडल ड्राइविंग सीट पर पॉलिटिक्स के है। ड्राइविंग सीट पर मंडल आया और आपने एक डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश की। वो क्या डाइवर्जन था? हिंदुत्व की सोशल इंजीनियरिंग। आपने हिंदुत्व की सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ कि आप कुछ पिछड़े वर्गों के बीच की कुछ जातियों के प्रतिनिधि चेहरे को आप हिंदुत्व के चेहरे के रूप में पेश करें। ये था हिंदुत्व का सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन अगेन मंडल ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई है। अब आप जो मूल सवाल है, मूल सवाल क्या है? आप जब एक जाति को उसके ट्रेडिशनल काम में ले जा रहे हैं, यह है जातिवाद, यह है जातिवाद। सच्चाई यह है कि यह जातिवाद, और ये सोशल इंजीनियरिंग का जो मतलब रहा है, हिंदुत्व की सोशल इंजीनियरिंग का मतलब वो जातिवाद ही रहा है कि एक खास जाति को दूसरी जाति के बरक्स, एक खास जाति को दूसरी जाति के विपक्ष के बरक्स खड़ा करना, उसका विरोध में खड़ा करना और फिर हिंदुत्व के लिए उसका इस्तेमाल करना, ये एक फार्मूला काम करता रहा है सोशल इंजीनियरिंग का। अब वो सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है वो अपने अंतिम अवस्था में पहुंच रहा है, उसकी एक सीमा है, वो खत्म हो रही है। आप ये सारा कुछ कर लीजिए कि कुम्हार जो है वो मिट्टी का बर्तन बनाएगा, आप कह तो सकते हैं कि जो पासी है वो ताड़ी का कुछ काम कर लेंगे या ताड़ से कुछ बना लेंगे, यानी कि हद हो गई। जो चमार जाति के लोग हैं वो जूते बनाने और मरम्मत करने का ये आप कहाँ ले जा रहे हैं सोसाइटी को? ये जातिवाद, इसी को कहते हैं हम जातिवाद, कि आप एक जाति को फिर उसके ट्रेडिशनल कामों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी एक सीमा है और इसका कोई जवाब अभी हिंदुत्व की सोशल इंजीनियरिंग के पास अभी इसका जवाब नहीं है। जो बिहार की जाति गणना से के नतीजे जो निकल के आए हैं उसके सामने अभी बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट है और वो संकट उसको झेलना पड़ेगा। और 2024 के चुनाव में भी ये संकट रहेगा। ये 2024 में आपको रिजॉल्व नहीं होने वाला। भाई अब जितने तरह के अभी तक आयोग कमीशन बनाते रहे, क्या है उसका, क्या उद्देश्य रहा है? उसका उद्देश्य रहा है इंजीनियरिंग, यानी पिछड़ों में हम एक कार्ड ये खेले कि एंटी यादव कैसे एक खेमा जो है उसको खड़ा करें, कैसे हम दलितों में एक एंटी जाटो जो है वो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करें। ये अब तक आप इस तरह के कमीशन से, इस तरह की कमिटियों के जरिए आप ये काम करते रहे हैं। अब तो मुझे डाउट है कि रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है उसको लेकर ये बहुत कुछ प्रचारित करेंगे और उसको लेकर आगे आएंगे, ये मुझे इसमें थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि अब ये मामला उन तमाम प्रयासों से आगे निकल चुका है जो कि हम बिहार में जाति गणना के नतीजों के रूप में हम देख रहे हैं। उन प्रयासों के जितने प्रयास अब तक हो रहे थे उन सबको पीछे छोड़ चुका है। फिर से मंडल इंजीनियरिंग अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ठीक है, वैसे बीजेपी अपने डिफेंस में ये कहती है मतलब कि वो किसी जाति से आइडेंटिफाई करके श्रम को नहीं दे रहे हैं, वो तो श्रम को आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं। अब वो किसी समाज से है तो उसमें क्या कर सकते हैं। एनीवेज संतोष जी, हम आपके पास आप भी, अब हम चाहते हैं कि आप भी अपनी बात रखें इस पे। नहीं, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा, सर ने जो कहा वो ठीक है, मंडल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे एकदम सही है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि क्या बिहार में थर्ड फेज ऑफ पावर ट्रांसफर होगा, पावर में फ्रॉम ओबीसी टू ईबीसी ऑब्लिक दलित, ये पावर ट्रांसफर होगा
क्या ये नेशनल टेम्पलेट भी हो सकता है? जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक सेगमेंट से जाने की बात, पावर ट्रांसफर की बात, हम कोई एक पर्टिकुलर जाति को कैटेगराइज नहीं करें। हालांकि भले ही आपने वो सारे नंबर्स देख करके कंफ्यूजन लोगों में दिया है, एसेसन भी दिया है, और आजकल तो लोग पब्लिक डिस्कोर्स में मजाक करते हैं, अपने नाम के बाद अपनी जाति का पॉइंट लिख करके डिस्कशन करते हैं बिहार में जब चर्चा होती है। तो ये कहना बहुत आसान है कि रेटरिक के तौर पर कि आप बोल दें कि जातिवाद नहीं हो, और इस तरह के ब्रेकअप अगर फिगर आएंगे जिसकी चर्चा होगी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं इसमें जा रहा हूं कि क्या थर्ड फेज ऑफ पावर ट्रांसफर होगा। जैसे दलित में बने रामसुंदर दास बने, भोला पासवान शास्त्री बने, जीतन राम मांझी थे, वो किन परिस्थितियों में बने? वो मुझे नहीं लगता है कि ऑटोमेटिकली बने, वो एक तरह से कहीं क्विक फिश के तौर पर बने, उनको दिया गया। यूपी वाला ट्रांसफर नहीं था जिस तरह से मायावती बनी, वो फेज बिहार ने नहीं देखा है। और कर्पूरी जी भी लास्ट में जो है वो जननायक थे, मैंने तो उनकी बायोग्राफी लिखी, अगले साल आएगी। तो उन लास्ट फेज में अब जब दलेल चल भौगोरा के मसेकर की कहानी है, ट्विन विलेज है औरंगाबाद में, वहां जब जाते हैं तो एक कोने में खड़े रहते हैं और अपर कास्ट के 42 अपर कास्ट का वहां की हत्या होती है, और उनको एक एबीसी लीडर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन देखते हैं, तो एक फोटो जर्नलिस्ट उनको वहां से अपनी बाइक पर बिठा करके, स्कूटर पर बैठा करके हाईवे तक छोड़ के आते हैं। ये जननायक की तो ईबीसी पॉलिटिक्स की एक तरह से वो शुरुआत लोग वहां से ईबीसी लीडर के रूप में कैटेगराइज किया था। लेकिन अब जब इस ब्लॉक की संख्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 36.01% है, एक ब्लॉक है, एक जाति नहीं है, एक बहुत बिगेस्ट सोशल ब्लॉक है, क्या उस ब्लॉक में से सोशल पावर ट्रांसफर होगा? ये प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए कि भाई आपने ओबीसी ब्लॉक में 32 साल आपने राज किया, क्या ये अब सत्ता किसी ईबीसी के पास जा रहा है, किसी दलित के पास नेचुरल कोर्स में जा रहा है? मैं इतना ही मुझे इससे टेक अवे लगता है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि लाख का सवाल तो यही है कि नंबर्स तो आ गए, उसके बाद होगा क्या? तो एक उसका रास्ता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह पैदा कीजिए, या सरकारी नौकरियां अब उतनी बची नहीं, जितनी बची हैं उसमें आप जगह पैदा कीजिए, और फिर उसके बाद आ गया उनका कि पॉलिटिकली वो कितना एम्पावर किए जाते हैं, क्या वो असल सत्ता कभी उनके हाथ में जाती है। अब हम क्लोजिंग रिमार्क्स अपने मेहमानों के लेना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि योगेश जी, आप बहुत देर से हमारे मेहमानों को सुन रहे हैं, क्या आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं इस डिस्कशन में? आपने सुना, अनिल जी को भी सुना, आपने संतोष जी को भी सुना। देखिए, मैं सिर्फ ये समझ पा रहा हूँ, या जो मेरी जो फाइंडिंग है और जिस तरह मैंने ओबीसी रिजर्वेशंस को देखा है और नेताओं से बातचीत होती है, उस आधार पर कह सकता हूँ कि ये एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और वेपन के तौर पर इस्तेमाल होने से हमको बचना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इसके अंतर में, इसके भीतर बांटो और राज करो कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स से ना तो ट्रांसफर करना है, ना एम्पावर करना है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कई रिपोर्ट मुसलमानों के लिए आई, क्या उनका भला हुआ, क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या? तो ये बांटो राज करो की जो राजनीति है, इससे सारे लोगों को एकजुट होकर के इन जातियों को, अपने समाज के दूसरे लोगों को बचाने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे हम इतने बढ़ जाएंगे कि हमें आपस में एक साथ रहने की स्थिति भी नहीं रह जाएगी। अनिल सर, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का कि क्या इन नंबर्स को वेपनाइज भी किया जा सकता है? जो वो डर है उसको आप कैसे असवाज करते हैं? नहीं, मैं तो इस तरह से सोचता ही नहीं हूँ। ये जो मेरी भाषा में ये है ही नहीं है कि विपन की तरह इस्तेमाल करना। आखिरकार समाज को बनाने का जो काम है वो कैसे होगा, यही तो तय करना है। अब वो उसको आप विपन माने या जो भी माने, वो मुझे नहीं लगता है कि समाज बनाने का एक रास्ता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमारा समाज जाति आधारित समाज है, और इस जाति आधारित समाज को ठीक करना है। तो मैं ये विपन की तरह नहीं मानता हूँ। मैं संतोष जो कह रहे थे उसका उसके बारे में मैं पूरा जवाब तो नहीं, लेकिन एक संकेत के तौर पे बता रहा हूँ कि लगभग हम समझते हैं कि 20 साल पुरानी बात होगी है कि बिहार में ईबीसी की मीटिंग के लिए मैं कई बार गया हूँ, और ये जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है उसमें जब मीटिंग हम लोगों ने पहली बार की थी तो मुश्किलन 15 और 20 लोग थे, और जब मैं पिछले 5-6 साल जब पहले गया था तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का वही हॉल खचाखच भरा हुआ था ईबीसी के लोगों से।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोसेस है। ईबीसी के भीतर जितनी राजनीतिक चेतना आएगी, ट्रांसफर पावर उतनी जल्दी होगा। ट्रांसफर ऑफ जो पावर है वो होगा, ये तो तय है। अब ये जैसे कर्पूरी ठाकुर कितनी संख्या में थे, आज हमारे पास जाति गणना है, जाति गणना में नाई कितनी जाति की संख्या कितनी है, 1% भी नहीं। लेकिन बिहार में वो पूरे समुदाय की, पूरे समाज की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे। और वो कोई 1977 में नहीं उन्होंने लड़ाई लड़ी, बल्कि वो 1967 से पहले भी वो आजादी के समय से ही लड़ते आ रहे थे। और वो फिर जाके फाइनली चीफ मिनिस्टर भी बने, 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि ट्रांसफर ऑफ पावर की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक जो उसकी जो जरूरतें हैं और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें तो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। अभी बिहार में ये वक्त थोड़ा लग सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी सोशल इंजीनियरिंग की जाती रही है राज करने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, मुझे लगता है कि वो स्थिति का पटाक्षेप ये इस जाति गणना के नतीजे के बाद मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है सर वो तब भी हो पाएगा अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी स्टेट्स में किस तरह डिसाइड किया जाता है इस सवाल को, क्या वो अपने यहाँ करते हैं और क्या एक जो नेशनल लेवल का सेंसस हमारे यहाँ होता है उसमें ये नंबर सामने आते हैं। निखिल ये एक तरह से राजनीतिक रूप से एक मुद्दा बन चुका है, इससे अब पीछे नहीं जा सकते हैं। देश में ये कराना ही कराना होगा, राज्यों के स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, अब इससे आप पीछे नहीं जा सकते। मेरा ये कहना है, जो मेरा अपना राजनीतिक जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अब आप पीछे नहीं जा सकते, आपको इस मामले में एक डिसीजन डिसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा संतोष जी आपसे ही है। हमने काफ़ी विस्तार से तो बात कर ली है और बार बार ये सवाल आया भी कि बाकी पार्टीज़ के प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। नीतीश कुमार को लेके हमारा पॉइंटेड सवाल था। एक पॉइंटेड सवाल हमारा आरजेडी की पॉलिटिक्स को लेके भी है। जो नंबर्स आए हैं उन अंदर खाने जो आपकी बात हुई होगी वो इनको कैसे देखते हैं, क्या उनके एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही आए हैं? ऑब्वियसली नंबर सबसे बड़ा यादवों का ही आया है, तो क्या वो उस मान को कहीं रिफ्रेश करेंगे कि अगर नंबर हमारा ज़्यादा है तो वो भागीदारी वाले लॉजिक से सीएम पद की मांग करें या ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग करें, गठबंधन में ज़्यादा जगह की मांग करें, और जो ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप है बिहार का उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं? नहीं, उनके जो नंबर्स आए हैं ना, तो वो तो प्रेडिक्टेबल, मोर और लेस प्रेडिक्टेबल लाइंस पर हैं। वो हम लोगों को कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नंबर 14 हम लोग लगभग वही सोच रहे थे, 14.46, और अगर उनके कंस्टिट्यूंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कमोबेश हम लोग वही सोच रहे थे। एक एश्योर्ड कंस्टिट्यूंसी है, वो सबकी नजर अब ईबीसी की तरफ है। जो 36% की तरफ जो छोड़ किया है नंबर, अब सबके, अब ये देखिए, एक ये वेनिस्ट कॉम्बिनेशन है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि बीजेपी की भी नजर है, आरजेडी की नजर है, सब कल्टीवेट किए हैं। जिन्होंने कालक्रम में नेता बनाया भी है, उनको टिकट भी दिए हैं। बहुत लोग आरजेडी को कहते हैं कि भाई 2015 में आपने एमवाई की पार्टी है, 144 में 75 ही एमवाई को दिया ना आपने, शेष तो और लोगों को दिया, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो उन लोगों ने ये भी दिया। डिट्टो फॉर सोशल कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो सारे जो कॉम्बिनेशन है, सबके कोर ब्लॉक्स हैं अपने। बीजेपी के अपने कोर ब्लॉक्स हैं, कोर कंस्टिट्यूएंसी है, नीतीश कुमार के अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी है, आरजेडी की कोर कंस्टिट्यूएंसी है। वो जो बीच वाले जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं कोर कंस्टिट्यूएंसी, उसको कैसे कल्टीवेट करें, कैसे उनको अपील करें, कैसे अपने खेमे में लाएं, वो अभी बात है। और क्या मोदी जी के पर्सनालिटी कल्ट के सामने में जिस तरह से 14-19 के रिजल्ट आए हैं, ये असेंबली इलेक्शन नहीं, हमको नहीं बोलना चाहिए, ये लोकसभा इलेक्शन है। तो क्या वो चीज तुरंत ये कास्ट वाले सेंसस के रिजल्ट, सर्वे के रिजल्ट आने के बाद वो चीज डिसिपेट हो जाएगी? तो वो क्या होगा? तो वो अभी मुझको लगता है कि अभी थोड़ी सी यूफोरिया के स्टेज में है। ये डिबेट अभी सेटल करेगा। अभी 9 मंथ्स बचे हुए हैं इस चीज के रिजल्ट आने के लिए। कौन पार्टी कैसे कैसे रिएक्ट करती है, तो अभी देखिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। कुछ पॉपुलिज्म के भी आपको कुछ ना आएंगे। मैं वही पूछना भी एक सप्लीमेंट्री सवाल यही था सर, कि जो आप फ्लोटिंग समाज जिनको कह रहे हैं, जो नंबर्स इधर या उधर स्विंग कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या होगा? जो सामाजिक चेतना जिसकी बात अनिल सर कर रहे हैं कि एक चेतना, एक स्वाभिमान आपके अंदर पैदा हो और आप अपने हकों की मांग करें, या फिर जो लाभार्थी पॉलिटिक्स वाला जो एक नया तरीका है ओबलाइज करने का लोगों को,
उनके लिए वो क्या क्या ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। इन टाइम हमको शायद पता चलेगा। यस, मैंने ऑफ कोर्स लाभार्थी योजना पॉलिटिशियन को सूट करेगा। अब लाभार्थी योजना भी एक तरह से देखिए तो बहुत तरह से मोर और लेस सैचुरेशन के पॉइंट पर आप एबीसी ओबीसी सबके 1 दर्जन से स्कीम किसी से कम नहीं है। सोचो अब यह है कि इस चीज को अगर लॉन्ग टर्म में देखें, जो अनिल सर इशारा कर रहे थे कि उनके लिए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में आप देखिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस क्यों नहीं है, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के और टेक्निकल एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं है, और कहां तक वो फिल्टर करेगा, इंपावरमेंट के जो टूल्स हैं वो नीचे तक कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान काम है कि बिजली फ्री कर दो, इतने 500 रुपये दे दो, इतना भत्ता दे दो। ये थोड़ी सी दोनों चीज का मिक्स होगा, पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स होगी। और ऑलरेडी आप नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के जितने भी देखेंगे, आप स्कीम्स के देखेंगे, मैं गिन रहा था, महादलित के 19 स्कीम थे, बाद में वो कम करते करते धीरे धीरे कम हो गए, थोड़े से ओबीसी ईबीसी के बढ़े, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स ऑलरेडी हैं। अब लेकिन मुझे लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कुछ निर्णय हुआ होगा। मुझे लगता है कि कमिंग 1 और 2 मंथ्स में कुछ घोषणाएं होगी जो कुछ पॉपुलिस्ट भी होगी, कुछ पॉलिसी बेस्ड भी होगी। उनोज की 50% की सीलिंग चैलेंज हो जाए, उनोज। जैसा हमने नेता नगरी की शुरुआत में कहा, बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत लंबे समय तक के इस बात की रेलेवेंस इंडियन पॉलिटिक्स में अब बनी रहेगी, क्योंकि एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि आपको सेंसस कराना है या नहीं कराना है। उसमें जाति का सवाल पूछना है तो जो डाटा इकट्ठा हो रहा है उससे पब्लिक करना है या नहीं करना है, सेंटर के लेवल पे करना है, या फिर स्टेट्स बिहार से उदाहरण लेकर के अपने अपने यहाँ भी कर सकते हैं। इन सारे विषयों को किसी एक एपिसोड में समेट देना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। दोबारा जब हम इस बारे में चर्चा करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने सारे मेहमानों से वक्त लें। आज उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया।